आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार और इंतजामिया ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि अस्पतालों में जगह की कमी है और दवाओं की किल्लत। दिल्ली में सरकार का कहना है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, जबकि कई रियासतों में वैक्सीन की भी कमी और किल्लत महसूस की जा रही है। ऐसे में आज मरकजी सरकार ने यह बात साफ कर दी है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां ही अब वैक्सीन की कीमत तय करेंगी। वैक्सीन की कीमत तय करने में अब मरकजी वजारत सेहत का कोई किरदार नहीं होगा, कोई रोल नहीं होगा। अब अस्पताल और बड़ी कंपनियां भी टीका खरीद सकेंगी। इसके अलावा सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि 1 मई से यानी यकुम मई से 18 साल के ऊपर के लोग भी टीका ले सकेंगे, उन्हें भी टीके लग सकेंगे। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम कोरोना से लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्या हमारी तैयारी पूरी तरह से मजबूत है? क्योंकि जिस तरह से जो कदम उठाए जा रहे हैं, कहीं पर वैक्सीन की कमी है, कहीं पर ऑक्सीजन की कमी, कहीं पर दवाओं की कमी और कहीं पर अस्पतालों की किल्लत। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कोरोना को हम शिकस्त कैसे देंगे, कोरोना को हम कैसे हराएंगे? और अब जो बड़ा कदम उठाया गया है कि कोरोना बनाने वाली कंपनियां ही कोरोना की कीमत तय करेंगी, ऐसे में क्या आम लोगों पर एक बोझ नहीं पड़ेगा? क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? यह भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। आज इसी को हम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अजय शहरावत जी हैं, जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी के। साधना भारती जी तर्जुमान है, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस की। खालिद इबादुल्ला टीएमसी लीडर हैं, टीएमसी तर्जुमान हैं। और डॉक्टर तमोरिश कोले जी इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब से हम मेडिकल के हवाले से भी इस पर सवाल करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले साधना भारती आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। साधना भारती जी, मुल्क बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। रोजाना 2 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस आ रहे हैं और आज एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई कि जो वैक्सीन कंपनियां तैयार करती हैं वही अब उस टीके की और वैक्सीन की कीमत तय करेंगी। इस खबर को किस तरह से लिया जाए? क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कुछ सवाल आज मैं सरकार से आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके इस डिबेट के माध्यम से पूछना चाहती हूँ। पहली बात जो आपने पूछी उसका जवाब देते हुए कहूंगी, बिल्कुल सरकार तो जिम्मेदारियों से लगातार भाग रही है। इन्होंने 7 सालों में एक भी अस्पताल तक नहीं बनवाया। 1 साल बीत गया कोरोना चलते हुए। पिछले साल क्या हालात थे, 20 लाख करोड़ का वो जुमला हम सब ने देखा है। परंतु आज की स्थिति ये है कि अब इन्होंने 45 साल से नीचे के युवाओं को जहां कर दिया अलाउ कि हाँ सबको वैक्सीन लगेगी, वहीं कीमत तय करने के लिए आपने राज्य सरकार और कंपनियों पर छोड़ दिया है प्राइवेट। और जिन जगहों पर केंद्र सरकार के द्वारा टीकाकरण किया जा रहा है उन जगहों पर युवाओं को मुफ्त टीकाकरण नहीं मिलेगा। अबू जी, तो ये किस तरह का आपने प्रक्रिया अपनाने का काम किया है? एक तरफ मोदी जी कोरोना की बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए परीक्षाएं रद्द कराते हैं, स्वागत योग्य है। देर से ही सही, राहुल जी की जो उन्होंने एक सुझाव दिया उसको मान जाते हैं, ठीक है, स्वागत योग्य है। लेकिन दूसरी तरफ बंगाल में रैलियां करते हैं और वहां सौभाग्यशाली हो जाते हैं लाखों की भीड़ देख के, और दिल्ली में आते ही मास्क पहनने की सलाह देने लगते हैं और खुद ही कोरोना प्रचार समिति के अध्यक्ष बने फिर रहे हैं बंगाल में। इनके गृह मंत्री अमित शाह जी भी बिना मास्क लगाए रोड शो करते नजर आते हैं। और अगर कोई आम आदमी, अबू जी, मध्य प्रदेश के इंदौर और खंडवा की तस्वीरें हमने देखी हैं कि अगर आम आदमी मास्क नहीं लगाता तो डंडों से पीटा जाता है। एक महिला पर बहशी पुलिस सर पे डंडा मारने का काम करती है। लेकिन देश के गृह मंत्री अगर मास्क नहीं लगाते तो उन्हें डंडा क्यों नहीं पड़ता? अगर बिना एक गाड़ी में अकेला आदमी भी जाएगा तो मास्क अनिवार्य है। 2000 रुपए का चालान, पब्लिक प्लेसेस पर जाएंगे तो 10,000 रुपए तक का चालान। लेकिन देश के गृह मंत्री अगर मास्क नहीं लगाते तो कोई चालान नहीं। दूसरा, मैं बहुत जरूरी प्रश्न उठाना चाहती हूं कि जिस तरीके से, ये मेरा नहीं, मेरा सुझाव नहीं और मेरी बात नहीं, आम जनता की है, क्योंकि मैं हवाबाजी की बातें नहीं करती। गांव में हूं, मध्य प्रदेश बालाघाट के खेलडांजी में। लोगों की आवाज है, जनता की आवाज है कि जिस तरीके से गरीब आदमी हॉस्पिटल में जाता है और उसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया जाता है, तो कहीं इस कोरोना की आड़ में कहीं मानव अंगों की तस्करी का धंधा तो नहीं चलाया जा रहा है? इसके लिए सीसी
सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मिलनी चाहिए और उसका लाइव प्रसारण हॉस्पिटल के बाहर एक एलईडी स्क्रीन पर होना चाहिए। जब आप चुनाव प्रचार के लिए नहीं, ये तो जिम्मेदारी तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल इंतजामिया, उसकी जिम्मेदारी है। और ऐसे माहौल में मेरे ख्याल से सियासत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पहल राहुल गांधी ने की। उन्होंने सबसे पहले वेस्ट बंगाल में अपनी रैलियां एक तरह से रद्द कर दी और सबका यही मानना है कि इस तरह के माहौल में कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि डिबेट में भी सियासत से हटकर जो हमारा इशू है उसी पर हम बात करें। मैं खालिद इबादुल्ला साहब आपके पास आना चाहूंगा। खालिद इबादुल्ला साहब, सीधा सा सवाल है कि सरकार ने कह दिया, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने कह दिया कि जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है वही अब वैक्सीन की कीमत तय करेगी। इससे क्या कुछ हासिल निकलता है? क्या कुछ इससे लिया जाए? सरकार अपनी पल्लू को झाड़ना चाह रही है, यही मेन पॉइंट आ जाता है। दूसरी तरफ है कि बिहार जब इलेक्शन का समय आया था तो यही सरकार के लोग, केंद्र सरकार के लोग, अमित शाह जी और उनके सारे जितने लीडर हैं, मंत्री हैं, सारे लोग पहुंचे हुए थे और शुरू कर दिए थे कि हमने टीकाकरण फ्री करवाएंगे बिहार में। तो वो दिन भी तो अब खत्म हो गया, चला गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया है। टीकाकरण प्राइवेट कंपनी अपने ही तय करेगी। अब वो 2000 करे, 200 करे, 20 रुपया करे, वो उनके हाथ पे है। क्योंकि जनता को परेशान करने के लिए ये लोग बहुत ही आसान नुस्खा इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम टीका फ्री देंगे बिहार में इलेक्शन का समय। हिंदुस्तान में मैं समझता हूं कि इसकी जो भारत की सरकार है, भारत की सरकार भारतीय लोगों के लिए है और भारत के लोग अब पूरे भारत में टैक्स देकर ये भारत सरकार चलती है। अगर भारत के लोग ही नहीं रहेंगे तो भारत की सरकार कैसे चलेगी? अभी तो सब कुछ भुलाकर ये चाहिए था कि नरेंद्र मोदी को एक ही चीज चाहिए था कि यहाँ पे टीकाकरण पूरे हिंदुस्तान में फ्री करके कैसे टीकाकरण जल्दी से जल्द करवा दिया जाए। उसके लिए उन्होंने कदम नहीं उठाकर, बल्कि उन्होंने अपने मित्रों को, अपने बाहर के जो कुछ ऐसे, देखिए ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारी देश की, दो मंत्रालय जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक प्रधानमंत्री दफ्तर और एक गृह मंत्री, जो दोनों देखिएगा, मैं बात खराब लगती है भारत के कुछ इस चेयर के नाम पे। प्रधानमंत्री एक इलिटरेट पर्सन है और ये भी एक इलिटरेट पर्सन है। तो इन लोग इस तरह से अगर देश को चलाना चाहेंगे तो मैं समझता हूं बिल्कुल बहुत नुकसान होगा। अभी तो देश में ये चाहिए था कि सब चलिए ठीक है। देखिए हम चाह रहे हैं कि जो इशू है इसी पर बहुत संजीदा बातचीत हो जाए, हम सियासत की तरफ ना जाएं। मैं अजय शहरावत जी आपके पास आऊंगा। बहुत अच्छे से आपने कांग्रेस को भी सुना और टीएमसी लीडर को भी सुना। उसके बाद मैं डॉक्टर कोले साहब आपके पास भी आऊंगा। लेकिन अजय शहरावत जी, सवाल ये उठ रहा है, जिस तरह से टीएमसी से खालिद इबादुल्ला और साधना भारती जी ने भी यही बात कही कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। सवाल यही उठ रहा है अजय शहरावत जी कि जिस तरह से अब यह कह दिया गया है कि जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है वही अब कीमत वैक्सीन की तय करेंगी, तो लोगों में एक डर है। अब यह सवाल उठ रहा है कि ये कंपनियां आगे चल के क्या मनमानी नहीं करेंगी, मनमाने तौर पर रेट तय नहीं करेंगी वैक्सीन का? देखिए, मैं दोनों प्रवक्ताओं से सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं। आप ऐसे सेंसिटिव सिचुएशन में भी इतनी जहरीली बातें कर रहे हैं गृह मंत्री और अपने प्रधानमंत्री के बारे में, और फिर आपकी पार्टी दोनों उनसे मदद भी चाहती है अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अंदर कि हमको वैक्सीन भी दी जाए। सब देखिए भारती जी, अगर आप तो एहसान कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी मदद करेंगे तो, और रैलियां करना बंद कर दें तो नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के बारे में? बिना मास्क के खुद रैलियां करेंगे? नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि प्रश्न पूछना छोड़ दें? भारत की जनता की सरकार है। नहीं, हम प्रश्न पूछना छोड़ दें क्या? ठीक है। साधना जी, खालिद इबादुल्ला, साधना जी, खालिद इबादुल्ला साहब, देखिए अजय जी ने सुना है आप लोगों को, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए अजय शहरावत को, आप सुन लीजिए। उसके बाद मैं आ रहा हूं। भारती जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। खालिद इबादुल्ला, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए वो क्या बात कह रहे हैं, उनकी बात तो सुन लीजिए। अजय जी, तो जवाब देना। अजय शहरावत जी, ठीक है। साधना जी, मैं आ रहा हूं। साधना भारती, मैं आ रहा हूं। साधना जी, मैं आ रहा हूं। साधना जी, मैं आ रहा हूं। साधना भारती, मैं आ रहा हूं। सुन लीजिए, सुन लीजिए। देखिए, सुनने का भी मादा रखिए। बना सकते हैं अब्बू जी। साधना भारती जी, जवाब देना ये। साधना भारती जी, अजय जी जो सवाल आपने किया उसका जवाब दे रहे हैं। अब उनका जवाब तो सुन लीजिए, कम से कम उन्हें बोलने का मौका तो दीजिए। सुन लीजिए खालिद इबादुल्ला जी, खालिद सुन लीजिए।
सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, मैं सबके पास आ रहा हूं, जवाब बिल्कुल मैं सबके पास आ रहा हूं। अजय सहरावत जी शुरू कीजिए। ये किस तरह का डिबेट है? ठीक है अजय जी, ऐसा नहीं है। अजय जी स्टार्ट कीजिए। ये जनता की सरकार है, उसमें प्राइम मिनिस्टर बने खालिद इबादुल्ला साहब पूरे डिबेट पे आप ही बोलेंगे क्या? ये उनसे खालिद इबादुल्ला, मेरी आवाज आ रही है आप तक? पूरे डिबेट पे आप बोलेंगे अकेले? जवाब देना बहुत जरूरी है। नहीं, पूरे डिबेट पे आप अकेले बोलेंगे क्या? सुन लीजिए, आप लोगों ने जो सवाल किया उसी का जवाब तो अजय दे रहे हैं, बीजेपी उसी का तो जवाब दे रही है। सुन लीजिए, जवाब दे रहा, सुनने का मादा भी रखिए। अजय सहरावत जी जवाब दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है जी, जिस भी पार्टी से जो प्रवक्ता आते हैं, आप अपनी बात कहते हैं, मुझे भी आप अपनी बात कहने का मौका दें। यहाँ कोई स्टेज वाला भाषणबाजी और राजनीति तो चल नहीं रही है, तो आप भी थोड़ा संयम रखें, मैं भी थोड़ा संयम रखता हूँ। आपने अपनी बात को क्लियरली कहा, चाहे उसमें झूठ था चाहे सच था, मैं कह रहा हूँ तो मुझे भी सुन लीजिए प्यार से। देखिए सर, मैं एंकर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आगे से ये लोग आते हैं तो प्लीज अगर आप इनको म्यूट करने की टेक्निकल आपके साथ। नहीं ठीक है अजय सहरावत जी, मैंने रिक्वेस्ट कर दी उन लोगों से, रिक्वेस्ट करके आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए मुझे क्या करना, मैं बखूबी जानता हूं, मैं बहुत अच्छे से जान रहा हूं कि मुझे कब क्या करना है। अजय सहरावत जी बात शुरू कर दी है। खालिद इबादुल्ला साहब सुन लीजिए। खालिद इबादुल्ला साहब देखिए, इससे बहुत डिस्टर्ब होता है, डिबेट में बहुत डिस्टर्ब होता है। सुन लीजिए, मैं एक एक करके सबके पास आ रहा हूं। मुल्क कोरोना से परेशान है, आवाम परेशान है, और आप लोग अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। सुन लीजिए अजय जी, बात आगे बढ़ाइए। मैं अपनी बात को बहुत छोटी सी बात में समाप्त करता हूं। कोरोना ड्राइव के चलते शुरू से लेकर आज तक, जब से सेंटर ने लॉकडाउन किया, अपनी गाइडलाइंस जारी करी, उसके बाद स्टेट को प्रोविजन दे दिए, वैक्सीन ड्राइव तक लेकर आज भी वर्ल्ड की डेमोक्रेसी को अगर देखा जाए और पॉपुलेशन के हिसाब से जितनी बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव हमारी है वर्ल्ड में, शायद अभी तक किसी की नहीं। आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को 4,500 करोड़ का सैंक्शन भी दे दिया गया एडवांस में, जिसकी तारीफ खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने करी है, जो कि खुद कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा से। तो मुझे लगता है भारती जी से तो वो राजनीतिक कदम भी बड़े ही होंगे। जहां कांग्रेस खुद अप्रिशिएट कर रही है आज मोदी जी को, आप जाकर ट्वीट देखिएगा भारती जी, मैं आपको अभी ट्वीट भेज दूंगा। तो अगर आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी कोरोना के बीच में बोल रही है साधना भारती, और दूसरी बात ये, मुझे 23 साल हो गए राजनीति में, 2.5 साल की उम्र से बोल रही हूँ, और मोदी जी की बात की तारीफ तब करी जाएगी जब तारीफ के लायक काम किया करें मोदी जी। 7 साल में कितने अस्पताल आपने बनवा दिए, बता दीजिए ना आप। और दूसरी बात, जिस सीरम इंस्टीट्यूट की आप बात कर रहे हैं, उसी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2 हफ्ते पहले गिड़गिड़ाकर आपसे कहा था कि हमें पैसा चाहिए, हम 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन अब और रैंप अप नहीं कर सकते। उसके लिए आपने क्या जवाब दे दी? दूसरी बात, 45 साल से कम युवाओं के लिए साधना भारती जी, हमने आपकी बात सुन ली। साधना भारती सुन लीजिए। साधना भारती जी सुन लीजिए। साधना भारती जी सुन लीजिए। देखिए, सियासत के लिए अभी बहुत वक्त पड़ा है, आगे भी सियासत हो जाइए। हम आगे, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। मैं डॉक्टर साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनके पास जाएंगे। ठीक है साधना जी बात हो गई। नहीं साधना जी बात हो गई। देखिए, जब आपका मौका आएगा साधना जी, जब आपकी बारी आएगी उस वक्त अगर आप बोलेंगी तो डिबेट बहुत अच्छे से चलेगा। इस तरह से पूरा डिबेट डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई काम की बात नहीं हो पाएगी। हम यहाँ पर आवाम की भलाई के लिए बैठे हैं, कोरोना के इस दौर में कोरोना को कैसे हराया जाए उस पर बातचीत करने के लिए बैठे हुए हैं। सियासत करने के लिए आगे बहुत वक्त पड़ा है, अगर हम लोग बचेंगे तो आगे सियासत हो जाएगी। सुन लीजिए, मैं डॉक्टर तमोरिश कोले साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, बहुत माजरत के साथ 2-3 सवाल हैं। एक तो ये कि कोरोना से लड़ाई के लिए कितनी तैयारी हमारे पास है, हम किस तरह से तैयार हैं, या हमारी सरकार की क्या तैयारी है, ये एक सवाल है। और इसके अलावा सर, जो कदम अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने उठाया है कि जो कंपनियां वैक्सीन बना रही वही वैक्सीन की कीमत तय करेंगी, क्या सर आपको इससे नहीं लगता है कि आगे चल के ये कंपनियां मनमानी भी कर सकती हैं, मनमाने रेट मार्केट में ला सकती हैं? देखिए, पहले तो यह है कि हम बहुत नाजुक स्थिति से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। और अभी आपके पास भी खबर है कि कोई सारे सिटीज में हमारे पास बेड का कमियां, दवाई का कमियां और ऑक्सीजन का अभी क्राइसिस सामने आ रहा है। तो इस स्थिति में हमको बहुत कॉशियसली चलना पड़ेगा, क्लिनिकल प्रोटोकॉल का फॉलो करना, जितना भी रिसोर्सेस है उसको जुडिशियसली यूज करना, जिसको दवाई नहीं जरूरत है, कोई जगह रेमडेसिविर का प्रोटोकॉल लेके
सवाल उठ रहा है तो रेमडेसिविर का सही यूज करना, ये सब हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। बट क्रिटिकल सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं और अभी भी आपने खबर दिखाया कि दिल्ली में ऑक्सीजन का कमियां हो रहा है और आपको पता है और हमको भी पता है कि कोरोना पेशेंट्स जो मॉडरेट और सीवियरली सिक हैं उनको ऑक्सीजन का बहुत ज़रूरत है। तो इस स्थिति में मेरा अर्ज यही रहेगा कि सारे लोग एक साथ काम करें और इस क्राइसिस में कैसे हम नेक्स्ट 7 डेज गुजरे उसमें ऊपर बारी से बारी चर्चा किया जाए और ये नहीं सोचा जाए कि आज ये 4 जगह हो रहा है कि कल वो 4 जगह में सीमित रहेगा। ये चीज बाकी जगह में भी हो सकता है, बाकी क्राइसिस भी हो सकता है। सो सारे स्टेट्स, सारे जितना भी मेजर सिटीज है उसमें हमको तैयारी रहना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन आपने पूछा वैक्सीन के ऊपर जी, मैं जो वैक्सीन का कीमत और उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं देना चाहता हूँ, बट एज ए डॉक्टर मैं बांट सकता हूँ जो हमारा मेन मकसद है हार्ड इम्यूनिटी अचीव करना, वो तभी होगा जब 70-80% ऑफ द पॉपुलेशन को हम वैक्सीन दे पाएंगे। उसके लिए जो वैक्सीन अफोर्ड कर सकता है वो अफोर्ड करे, जो नहीं कर सकता है उसको हमको वैक्सीन देना पड़ेगा। अदरवाइज वी विल नॉट रीच द हार्ड इम्यूनिटी, और हार्ड इम्यूनिटी हमने अचीव नहीं किया तो इस वायरस को हम हरा नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि 2-3 चीज़ें डॉक्टर साहब ने बहुत अहम बताई कि एक तो इस लड़ाई के खिलाफ सबसे पहले हमको यूनाइट होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, जब भी हम कोरोना को एक तरह से शिकस्त दे सकते हैं। और इसके अलावा सरकार को भी अपनी तैयारियां जो है मुकम्मल करनी होंगी। मैं अजय शेरावत जी आपके पास आना चाहूँगा। अजय जी, सीधा सीधा सवाल यह है कि और हम सभी का यही मानना है कि सियासत अपनी जगह है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन जो मुश्किल दौर है ये हमारे मुल्क के लिए, मुल्क के जो लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल भरा दौर है और इस पर अगर हमें जीत हासिल करनी है तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सरकार कितनी इसके लिए तैयार है? क्या सरकार अपोजिशन से भी अपोजिशन को एक पार्टी समझकर, एक अपोजिशन न समझकर, बल्कि इस मुल्क से जुड़ा हुआ समझकर इस मुश्किल दौर में उसके साथ आना चाहिए, अपोजिशन को भी साथ में लेकर आना चाहिए इस मुश्किल दौर में? अजय जी देखिए, आज की डेट में मुझे लगता है सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने है वो पेंडेमिक। पॉलिटिक्स तब कर पाएंगे जब जिंदा रह पाएंगे। तो मेरी सब पार्टी वालों से भी ये रिक्वेस्ट है कि सब सिंक में मिलकर काम करें, चाहे आपके पास है जी। अरे प्रधानमंत्री अपनी यात्रा, बंगाल की यात्रा को क्यों? ठीक है अजय जी, अजय जी मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी जी जी, कंटिन्यू कीजिए, कुछ डिस्टर्ब हो गया था। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ टीएमसी के प्रवक्ता से भी कि आप राजनीति को राजनीति की जगह रखें। वहां पर रैली आप भी कर रहे हैं, वहां पर रैली हमारी पार्टी भी कर रही है, हम भी एक राजनीतिक संगठन है। अगर आप वहां जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, लेकिन आज डिस्कशन वो नहीं है। देखिए, टीएमसी के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डिबेट ठीक है। मैं खालिद इबादुल्ला साहब आपके पास आना चाहूंगा। खालिद इबादुल्ला साहब, जो बात अभी डॉक्टर साहब ने कही कि बहुत मुश्किल वक्त है पूरे मुल्क के लिए और जितने कायदे से इस परेशानी को डॉक्टर और जो एक्सपर्ट हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो असल में कोरोना वॉरियर हैं, मेडिकल की लाइन से जो लोग जुड़े हुए हैं, जब ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये मुल्क बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो इसकी नजाकत को समझना चाहिए। खालिद इबादुल्ला साहब, क्या आपको लगता है कि इस वक्त भी सियासत हो? खालिद इबादुल्ला साहब। जी जी जी, देखिए इस समय बिल्कुल इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है पूरे देश को बचाने के लिए। देश की जो अवस्था है, मैं समझता हूं कि इस अवस्था में प्रधानमंत्री जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं वो बंगाल में बार बार, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक प्राइम मिनिस्टर एक छोटा सा राज्य में आके रोज रोज इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहा है। ये तो ठीक है, उनका राइट है, लेकिन जब कोरोना का मामला आया, राहुल गांधी जी ने देखा, रद्द कर दिया, लेकिन इनको अभी भी राजनीति सूझी हुई है, नहीं मुझे करना ही है, चाहे उसके लिए कोरोना से जनता मरे या जनता कोरोना से संक्रमण हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है, मैं अपनी राजनीति चमकाऊं और वहां जाकर मैं अपनी हजारों लाखों की तादाद में रैलियां करूं और वहां पर संक्रमण को बढ़ाऊं। उसके बाद इलेक्शन खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने जो वादा किया है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। इनका तो मकसद यही है
कि चाहे वो किसी भी हालत में हो, ये लोग राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही और सिर्फ एक ही मकसद है, वो राजनीति का। इनका ना जनता से कोई हमदर्दी है, ना भारत के लोगों से हमदर्दी है, और ना भारत से हमदर्दी है। चलिए ठीक इनकी हमदर्दी है, साधना भारती जी, खालिद बहादुर साहब बात हो गई। मैं साधना भारती से भी एक कमेंट ले लेता हूं। साधना भारती जी, क्या आपको नहीं लगता है कि मुल्क अगर मुश्किल में है तो सरकार और अपोजिशन सब कुछ हटा के कांधे से कांधा मिलाकर पहले मुल्क को बचाना है, मुल्क के लोगों को बचाना है? कांग्रेस अब इसके लिए आगे आएगी? देखिए, कांग्रेस इसके लिए आगे आ चुकी है। मध्य प्रदेश में जहां मैं बैठी हूं, बालाघाट, वह भाजपा के सांसद है जो कई नजर नहीं आते, लेकिन बगल में ही हमारे छिंदवाड़ा है, वहां के सांसद है नकुल नाथ जी। 25 टन ऑक्सीजन उन्होंने अपने क्षेत्र में पहुंचवाई है। यहाँ तो भाजपा ही नेताओं को कोई होश नहीं है, सिर्फ उपचुनाव और चुनावोत्सव मनाने में, कुंभोत्सव मनाने में, और शर्मनाक है टीका उत्सव मनाने में लगे हुए हैं। अरे हर्ष और उल्लास के लिए उत्सव मनाया जाता है, और ये कोरोना के टाइम पर उत्सव नहीं मनाना चाहिए। आप अभियान चलाइए टीकाकरण का, और उसे तेजी से चलाइए, और हम तो कहते हैं मुफ्त में चलाइए। दूसरी बात ये कि आपको मैं बताना चाहती हूं कि अभी ये चीज हमने भी सुनी, प्रधानमंत्री जी लगातार शमशान और कब्रिस्तान बनाने की बातें करते थे। ये मुल्क हमेशा याद रखेगा अबू जी, ये जनमानस भूल नहीं पाएगा कि जिस समय चिताएं जल रही थी लोगों की, उस समय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वहां रैलियां और जनसभाएं कर रहे थे, और सौभाग्यशाली हो रहे थे लाखों की भीड़ में बिना मास्क लगाए। और यहाँ आके मन की बात करते हैं, मास्क लगा के ये बताते हैं कि मास्क लगाना अनिवार्य है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। तो अगर 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, दिल्ली में जरूरी है। अजय सहरावत जी, देखिए एक सवाल तो यहां पर बनता है कि मुल्क बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वेस्ट बंगाल में आप असेंबली चुनाव करा रहे हैं, वहां पर आपकी कैंपेनिंग हो रही है, और यूपी में आप आ जाइए तो यहां पर पंचायत चुनाव हो रहे हैं, और किस तरह से जो कोरोना गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस पर तो सवाल उठता है। यूपी में भी आपकी सरकार है, और इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी आप जाइए तो आप किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं दोनों पार्टियों से सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि देखिए, राजनीतिक संगठन आप भी और राजनीतिक संगठन हम भी, जहां चुनाव होता है वो इलेक्शन कमीशन के आधार पर होता है, हम नहीं करा। वहां रैली सिर्फ पार्टी भाजपा नहीं कर रही है, कांग्रेस भी चारों स्टेट में रैली कर चुकी है। आज राहुल गांधी जी कोरोना पॉजिटिव हो गए तो उन्होंने रैली से क्विट कर लिया। वहां पर टीएमसी की भी रैलियां हो रही है। हर पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन आज आकर प्रधानमंत्री जी रैलियां रद्द करेंगे कि नहीं करेंगे? साधना भारती जी, सुनने की भी हिम्मत रखिए। जुमला पिछली बार छोड़ चुके, अब और कौन सा जुमला आप लेके बैठे हैं ये बता दीजिए। क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या क्रियान्वयन है आपके पास? बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हर चीज की कमी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री गिड़गिड़ा रहे हैं, क्या करेंगे आप? उसके लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन है, या यहाँ बैठकर आप मन की बात और झासाराम बाबा? चलिए ठीक है साधना जी, अब सुन लीजिए, ये भी बता दीजिए। साधना जी अब सुन लीजिए, वही सवाल मैंने किया था, जो आपने पूछा वही सवाल मैंने किया उनसे। लेकिन आप कुछ नहीं करना चाहते, अजय जी उत्सव मनाने में बिजी है, तो पहले सियासत ठीक है, आप खुद बंद कीजिए तब। सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप डिबेट को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप मुझे मत बुला कीजिए। नहीं ठीक है अजय सहरावत जी, मैं वही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार-बार। मैंने साधना भारती से तो यही बात कही कि जो बातें वो कह रही वही सवाल तो मैंने किया है। अजय सहरावत जी, चलिए ठीक है, देखिए सबका वैल्यूम डाउन कर दे। डॉक्टर साहब से एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप बहुत करीब से तमाम हालात को देख रहे हैं, जो परेशानियां इसे बहुत करीब से देख रहे हैं, और आप लोग खुद 1 साल से ज्यादा से इन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, अभी हमारी तैयारियां क्या कुछ हैं, और आगे आपको क्या आपका तजुर्बा बता रहा है कि क्या आगे अभी और मुश्किल दौर आने वाला है, हालात और ज्यादा खराब होंगे? देखिए, मैंने जैसे पहले बोला है कि हम बहुत नाजुक स्थिति से चल रहे हैं, और इस बार जो वेव है, जो नंबर्स है, वो पहले से लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा है। इसका कारण कई है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, बट इसका जो मेन खतरा है कि केसेस अगर बहुत बढ़ गया, मॉडरेट सीवियर पेशेंट्स बहुत बढ़ गया, तो अस्पताल का जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएंगे। वो दुनिया में किसी भी कोई भी जगह हो सकता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम घर पे रहे, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें, और कोविड अप्रोप्रिएट बिल्कुल यानी हर हाल में कोरोना गाइडलाइन पर अमल करना है, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आदाब। अटूट प्यार परोसे